के टिफिन में पहला क्वेश्चन है, चेंटू पेंगुइन की आईसीयूएन स्थिति क्या है, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है। एक्चुअली अचानक जो वाइट कलर की फुल वाइट कलर की जो चेंटू पेंगुइन है, इसको अभी देखा गया है। सो कम से कम चिंता का विषय है कहाँ पर आईसीयूएन की स्थिति के द्वारा इसको हाल ही में चिली अंटार्कटिक में एक दुर्लभ सफ़ेद चेंटू पेंगुइन देखा गया है, जो 45 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाने वाली विशेष प्रजाति है। आमतौर पर तटरेखाओं के किनारे पाए जाने वाले चेंटू पेंगुइन के सिर पर अलग अलग निशान होते हैं और उनकी आंखों के चारों ओर दो सफ़ेद वेजेस होते हैं। मुख्य रूप से फाकलैंड द्वीप समूह में रहने वाले इन पेंगुइन को आईसीयूएन रेड लिस्ट में कम से कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह अनोखा दृश्य क्षेत्र में वन्य जीवन की विविधता को उजागर भी करता है। यहाँ से देखिए 2 से 3 आपको कंटेंट याद रखना है। एक तो कि जो चेंटू पेंगुइन है, इनकी आईसीयूएन में क्या अवस्थिति बनी हुई है, इनका जो रहन सहन के लिए जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, क्या उसका मानक है, और इनकी जो आज के समय में अवस्थिति कहाँ पर पाई गई है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सरकार ने 2030 तक आकस्मिक मृत्यु को कम करने के लिए क्या लक्ष्य रखा है। 50%। सरकार का लक्ष्य 2030 तक आकस्मिक मौतों से 50% की कटौती करना है। जैसा कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा की। गडकरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हर घंटे सड़क दुर्घटनाओं में 53 लोग घायल होते हैं और 19 लोगों की मौत होती है। सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने सरकारी पहलों को रेखांकित किया और व्यवहार में बदलाव लाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक शिक्षा अभियान का महत्व पे जोर दिया। तो थोड़ा सा ये डाटा याद रखना, और जो ये टारगेट पॉइंट है 2030 कितने % लक्ष्य है इसको न्यूनीकरण करने का, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया फास्टैग निम्नलिखित में से किस तकनीकी पर कार्य करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान के आधार पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, फारसी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, किस देश की आधिकारिक भाषा है। ईरान की। क्यों न्यूज में आया है? भारत के विदेश मंत्री ने खुलासा किया है कि नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को अब भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फारसी एक प्रमुख ईरानी भाषा और एक इंडो यूरोपीय सदस्य ईरान में आधिकारिक भाषा है। इसके अतिरिक्त इसकी विविधताएं दारी और ताजिक क्रमशः अफगानिस्तान तजाकिस्तान के आधिकारिक दर्जा रखती हैं। भारत में वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं, जिसमें कि तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया था कि इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी और प्राकृतिक और उनके साहित्य के कार्यों को भी उनकी समृद्धि और भावी पीढ़ी के आनंद और संवर्धन के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 16 जनवरी को। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया था, जो कि भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मनाने और बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 10 से 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह के रूप में नामित किया है। 11 जनवरी 2024 को सचिव राजेश कुमार सिंह ने स्टार्टअप्स अनलॉकिंग इनफिट पोटेंशियल्स थीम के तहत स्टार्टअप इंडिया इनोवेशंस वीक का शुभारंभ किया है। क्लियर? अब आइए कुछ बातों को थोड़ा सा विस्तार से भी जान लेते हैं। किस उद्देश्य से तैयार किया गया संभव क्या है। संभव टेक्नोलॉजी के विकास का उद्देश्य भारतीय सेना के सामने आने वाली सूचना सुरक्षा चुनौतियों को समाधान करना है। साथ ही इसके निर्माण से एक सुरक्षित संचार बुनियादी ढांचे की स्थापना में भी मदद मिलेगी। यह सिस्टम एंड टू एंड सिक्योरिटी से लैस है। इसमें अत्याधुनिक 5G तकनीकी का उपयोग किया गया है। क्लियर? भारतीय सेना द्वारा विकसित
एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम संभव का पूर्ण रूप क्या है? सो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन संभव। भारत सेना ने किस नाम से एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? संभव नाम से। भारतीय सेना ने संभव नाम से एक एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम किसके सहयोग से विकसित किया है? तो संभव को शिक्षा और उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। भारतीय सेना द्वारा विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम संभव का पूर्ण रूप क्या है? सो सिक्योर आर्मी मोबाइल वर्जन, इसको देख लिया। ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है? आतंकवादियों के सफाये के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन है। ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने शुरू किया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने 16 जनवरी 2024 को संपन्न टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, इसको याद रखना, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, शतरंज में विश्व नंबर 1 चैंपियन डिक लिरेन, जो कि चीन के रहने वाले हैं, को पराजित किया है। और टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का आयोजन नीदरलैंड के विज ऑन जी में किया गया। तो जगह भी आपको याद रखना है कि नीदरलैंड के विज ऑन जी में आयोजित किया गया था। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने किसको हराया है? डिक लिरेन को, जो कि चाइना के रहने वाले हैं। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नीदरलैंड के विज ऑन जी में। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2024 में आर प्रज्ञानंद यानी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने किसे पराजित किया? डिक लिरेन, चाइना के प्लेयर हैं। वर्तमान में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। वर्तमान में रमेश बाबू प्रज्ञानंद मास्टर ग्रुप में किस स्थान यानी किस रैंक पर हैं? तीसरे पे हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान श्री धनखड़ ने बुद्ध के कालातीत ज्ञान पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि कैसे उनके 4 महान सत्य और अष्टांगिक मार्ग व्यक्तियों को आंतरिक शांति, करुणा और अहिंसा की ओर मार्गदर्शित कर सकते हैं। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की स्थापना 1970 में भारत, श्रीलंका और नेपाल के धार्मिक नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इसका मुख्यालय उलान बटार, मंगोलिया में स्थित है। क्लियर? जो एशियाई बौद्ध सम्मेलन है, एक ऐसा संगठन है जो भगवान बुद्ध की महान शिक्षाओं के आधार पर अपनी गतिविधियां चलाता है। संगठन अपनी सशक्त आवाज़ व्यक्त करता रहा है। इसमें वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एकीकृत प्रयास भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस बहुमूल्य योगदान के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने एशियाई बौद्ध सम्मेलन को ACOSOC की स्थिति के तहत पंजीकृत किया है। 2019 में जो एशियाई बौद्ध सम्मेलन है कि 50 साल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। 11वीं एशियाई बौद्ध सम्मेलन महासभा मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित की गई, जहां एशियाई बौद्ध सम्मेलन राष्ट्रीय केंद्र एकत्र हुए। इस सभा ने एशियाई बौद्ध सम्मेलन संविधान को संशोधित किया, नए पदाधिकारियों का चुनाव किया और संगठन के भविष्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत 6वीं शताब्दी में सिद्धार्थ गौतम ने की थी। बाद में उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कपिलवस्तु पर शासन करने वाले शाक्य वंश के शाही परिवार में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में
हुई थी। बुद्ध ने पहला उपदेश यूपी के बनारस, जिसका कि शुद्ध नाम वाराणसी है, ओके, सारनाथ में दिया था। बुद्ध को यूपी के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, एक्चुअली मृत्यु को बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के लिए महापरिनिर्वाण का शब्द यूज होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्राप्त हुआ था, जगह कौन सा था? कुशीनगर। इन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दिए थे। इनका उपदेश पाली में लिखा गया था। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की स्थापना कब हुआ था? 1970। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया, जो कि आज के बिहार में स्थित है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, ये वाराणसी में स्थित है। क्लियर? बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महा प्रजापति गौतमी थी। क्लियर? एवरीवन, आज का टोटल कंटेंट जो थे एग्जाम के रिलेवेंट सारे के सारे डिस्कशंस किए गए। प्लीज़ छोटा सा इसका शॉर्ट नोट्स भी आप तैयार करना। थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में।